जय हिंद दोस्तों। टीजीटी पॉजिटिव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाएं। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अब तक जितने भी लगभग आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं यूपी टेट के हमने करा दिया है, ठीक है। और आज से हम थ्योरी क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है। और संख्या पद्धति जो चैप्टर है आज से शुरू किया जाएगा। और कैसे रहेगा मतलब आगे का क्रम वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संख्या पद्धति के एक एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है। उन टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन यानी पहले उस टॉपिक के बारे में पूरा विधिवत बताने के बाद से हम क्या करेंगे, उन टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट रखते जाएंगे और इसी तरह का आगे भी प्रोसेस रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। अब संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ाने के बाद से आप जानते हैं इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इन टॉपिक पे हम पहले क्वेश्चन करा लेंगे। वैसे क्रम से आपका ऐसे मान लीजिए कि जो जो चीजें आती है, इकाई अंक हो गया, गुणनखंडों की संख्या हो गई, इन सबको कराते जाएंगे और उसका से टॉपिक वाइज इनका विधिवत टेस्ट कराते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, क्लास शुरू करते हैं आज का। तो यहाँ हम आज शुरू कर रहे हैं संख्या पद्धति से। कैसे शुरू कर रहे हैं बताइए? संख्या पद्धति से नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ध्यान से आप सभी लोग देखते चलिएगा, ठीक है। तो संख्या पद्धति से हम आज टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले अगर संख्या पद्धति से टॉपिक शुरू करना है तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। संख्याएं जो है कितने प्रकार की हैं, कैसी हैं, उन सारी चीजों को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो पहला टॉपिक हम लेके चलेंगे, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। और इनके बारे में हम बता देते हैं और बताने के बाद से इनसे संबंधित जो भी प्रैक्टिस सेट होगा वो कराते चलेंगे। तो संख्याओं के वर्गीकरण को हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर बोलते हैं इसको, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, ठीक। तो हम इस पे नेक्स्ट पेज ले लेते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अगर संख्या की बात करें तो संख्या मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है वो ध्यान दीजिए। संख्या जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है ध्यान दीजिएगा। एक होता है वास्तविक। एक कौन सी संख्या होती है बताइए? वास्तविक संख्या होती है, ठीक। और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो पहले हम स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं सारी चीजों का, ठीक है। तो संख्या का जो स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी संख्याएं हैं, ठीक है, किन से कौन सी संख्याएं जुड़ी हैं, सारी चीजें आपको हम पहले बता देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये हो गया काल्पनिक संख्या। ये क्या हो गया बताइए? काल्पनिक संख्या होगा। तो संख्याएं मुख्य रूप से दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी है बताइए? वास्तविक है और क्या है बताइए? काल्पनिक है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ऐसे कह सकते हैं कि देखिए संख्या जो है, इनके दो पुत्र कौन कौन से? एक वास्तविक है और एक कौन है बताइए? काल्पनिक है, ठीक है। तो एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, और काल्पनिक संख्या का वंश आगे नहीं बढ़ा, ठीक है ना। किसका वंश आगे बढ़ा ध्यान दीजिएगा? वास्तविक संख्या का। किसका बढ़ा? वास्तविक संख्या का। तो जो वास्तविक संख्या का वंश आगे बढ़ा उसमें ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी दो संख्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो संख्या है। एक परिमेय संख्या, एक हो गया क्या आपका? परिमेय संख्या हो गया, ठीक। और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक। तो अगर ध्यान दिया जाए, पूछा जाए कि वास्तविक संख्या के दो पुत्र कौन कौन से? एक परिमेय और एक क्या है? अपरिमेय, ठीक है। एक परिमेय संख्या हो गए और एक क्या हो गए? अपरिमेय संख्या, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि परिमेय कौन कौन सी दो कैटेगरी में बटी है उसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या की अगर बात करें तो परिमेय संख्या जो है कौन कौन सी दो कैटेगरी में बटी है उसको ध्यान दे दिया जाता है, ठीक है। तो परिमेय संख्या की कैटेगरी अगर देखा जाए तो परिमेय संख्या दो कैटेगरी में है। एक आपका हो जाएगा पूर्णांक, एक हो जाएगा पूर्णांक, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा भिन्न। दूसरा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक पूर्णांक हो गया, एक भिन्न हो गया। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है, कुछ चीजें और नीचे लिखनी है, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा कि अगर परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या किसमें बटा हुआ है बताइए, पूर्णांक है और क्या बताइए, भिन्न है। ठीक है, तो पूर्णांक में ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक की कैटेगरी कैसे बटी है, ध्यान दीजिएगा। पूर्णांक में देखिए यही नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे देखिए 0 है, इधर जो भी संख्या है क्या बताइए, धनात्मक संख्या है। इधर कौन सी संख्या है बताइए, धनात्मक संख्या है। इधर कौन सी संख्या है बताइए, ऋणात्मक संख्या है। ठीक, तो पूर्णांक की अगर बात करें तो ये जो संख्या है इधर वाली, इनको हम क्या बोलेंगे बताइए, पूर्ण संख्या। और इधर वाली जो भी संख्या है क्या है, ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक जो है हम ऋण वालों को अलग कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ऋण संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, उनको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या को अलग कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच गया, 0 से लेकर अनंत तक ये किस तरह की संख्या हो गई, ये हो गई पूर्ण संख्या। ये किस तरह की संख्या हो गई बताइए, पूर्ण संख्या हो गई। फिर ध्यान देते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। तो पूर्ण संख्या कहां से कहां तक है बताइए, पूर्ण संख्या जो है 0 से लेकर कहां तक है, अनंत तक है। इनको दो पार्ट में अगर तोड़ा जाए तो 0 को अलग कर लेते हैं और फिर देखिए 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 से लेकर अनंत तक हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा पूर्ण संख्या में से हमने शून्य को अलग कर लिया और यहाँ देखिए क्या बच गया बताइए, प्राकृतिक संख्या। यहाँ क्या बच गया, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्याओं में चलिए ध्यान देते हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में ही कुछ संख्याएं बटी हुई हैं। कौन कौन सी संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, आपको बता देते हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में बात करें तो देखिए कौन कौन सी संख्याएं बटी हैं, उसको हम फोकस करते हैं। तो इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में कुछ संख्याएं जो होती हैं सम संख्या होती हैं, कुछ संख्याएं जो होती हैं सम होती हैं। ठीक, उसका से क्या होता है बताइए, विषम संख्या होता है, यानी पूरी की पूरी संख्या आपके सामने है। ठीक, फिर ध्यान दीजिए अगला क्या होगा बताइए, अभाज्य संख्या। ठीक, और उसके बाद से आ जाइए यहाँ पर क्या बताइए, भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके संख्या पद्धति में जितनी संख्याएं हैं जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है, तो वो सारी की सारी आपके सामने है। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे हमने सारा स्ट्रक्चर आपका बना दिया, आप ध्यान देते चलिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमने बताया संख्याएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं जो मुख्य रूप से होती है कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक वास्तविक हो गया, एक क्या हो गया बताइए, काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक संख्या जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक संख्या जो है आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से उत्पत्ति हुई दो संख्याओं की कौन कौन सी, परिमेय की और अपरिमेय की। ठीक है, अपरिमेय में कोई टाइप नहीं आता, अपरिमेय संख्या का भी जो वंश है आगे बढ़ा नहीं, समझ लीजिए जैसे खानदान बढ़ता है ना, तो वैसे अपरिमेय संख्या का भी खानदान आगे नहीं बढ़ा। खानदान किसका आगे बढ़ा, परिमेय संख्या का। तो इनके दो पुत्र कौन कौन हो गए, पूर्णांक हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, तो भिन्न के टाइप्स होते हैं, भिन्न ऐसा नहीं है भिन्न का खानदान बढ़ा, लेकिन भिन्न के खानदान के बारे में यहाँ बताएंगे तो ज्यादा जगह लेगा, तो इनके बारे में हम अलग से बताएंगे भिन्न के बारे में। फिर ध्यान दीजिएगा पूर्णांक की बात करें, ये नंबर लाइन पे क्या है बताइए, पूर्णांक है। तो ये देखिए माइनस वाली संख्याओं को हमने अलग कर दिया। ठीक है, फिर 0 से लेकर अनंत तक ये जो संख्या हो गई पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। अगर बात करें पूर्ण संख्या किससे मिलकर बना है, 0 और 1 से लेकर अनंत तक कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। यानी पूर्ण संख्या में से शून्य भी निकला, प्राकृतिक संख्या भी निकला, और इन प्राकृतिक संख्याओं में जो 2 से कटने वाली है सम संख्या, जो 2 से पूरी तरह नहीं कटती है विषम संख्या। और ये बताइए जिनकी केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन से बताइए, कौन कौन से 2 गुणनखंड, वह संख्या या तो स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, और जिन संख्याओं के ध्यान दीजिएगा गुणनखंड 2 से ज्यादा हो उनको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो सारी संख्याएं आपके सामने है। ठीक, अब इनको हम अच्छा सा अलग अलग सारी चीजों को समझाते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको पहले विधिवत इनका संबंध आपस में बता दें, फिर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, उस परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है बताइए, संख्या है। ठीक है, ये पूरा खानदान है, समझ लीजिएगा। इसको खानदान के रूप में, एक परिवार के रूप में हम दिखा रहे हैं। तो इस खानदान का मुखिया कौन है बताइए, संख्या। इनके 2 पुत्र कौन हुए, वास्तविक और काल्पनिक। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ये जो संख्या थे
उन्होंने एक पुत्र पे ज्यादा ध्यान दिया, है ना। वास्तविक को बहुत ही मानते थे लेकिन काल्पनिक को नहीं मानते थे, तो भाई इनकी बरकत हुई नहीं, है ना, इनका विकास नहीं हुआ, क्योंकि पूरी की पूरी गद्दी इन्होंने किसको दे दिया, वास्तविक संख्या को दे दिया। ठीक, अब समझिए वास्तविक संख्या को पूरी का पूरी गद्दी दे दिया, तो वास्तविक संख्या को भाई पूरा सपोर्ट मिला अपने गार्जियन की तरफ से और धीरे धीरे इनका विकास होने लगा। तो विकास हुआ तो ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या के दो पुत्र हुए, कौन हुए, परिमेय हुए और अपरिमेय। ठीक है, और ध्यान दीजिए फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, जिस प्रकार इन्होंने बस एक बेटे को पूरा दुलार दिया था, उसी तरह वास्तविक संख्या ने क्या किया, इनको छोड़कर अपरिमेय को छोड़ दिया और किसको दुलार मिला, पूरा परिमेय संख्या को। ठीक है, और उन्होंने पूरा सपोर्ट करते गए, सपोर्ट करते गए, तो भाई इनको दुलार मिला नहीं, इनको सपोर्ट मिला नहीं, ये पिछड़ गए। और समझिए परिमेय संख्या को जो सपोर्ट मिला उससे वो आगे बढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उनके दो पुत्र कौन, पूर्णांक और भिन्न। ठीक, भिन्न के बारे में अलग से बताएंगे। पूर्णांक में दो संतान कौन सी, एक ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, और एक हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, ऋणात्मक संख्या के आगे कोई टाइप है नहीं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण संख्या भी दो कैटेगरी में बटी हुई है, शून्य अलग है, प्राकृतिक अलग है। और इनमें दो से कटने वाली सम, विषम, जो दो से नहीं कटती है विषम। अगला भाज्य संख्या, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्या, आगे देखते ही हैं। तीन पर अभी हम आएंगे, बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले हम इसको साइड में लेते हैं, संख्या को, वास्तविक संख्या को, काल्पनिक संख्या को। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। हम सबसे पहले किसको समझते हैं बताइए, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा इसको बड़े में करते हैं। संख्या है, और संख्या में दो टाइप्स, अभी हमने क्या बताया था, संख्या में हमने दो टाइप्स बताया था। क्या बताया था बताइए, वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या, और क्या बताया था, काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्योंकि वहां पर सबके बारे में विधिवत नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो वास्तविक संख्या और क्या हो गया बताइए, काल्पनिक संख्या। ठीक, तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, चलिए उसको हम बताते चलते हैं। तो इसके लिए हम चलिए आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जिन संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को, अब देखिए यहाँ से पिक्चर आपका शुरू हो गया है, ठीक है ना, धुरंधर 2 मूवी आई थी। ठीक है, तो उसी तरह ये भी धुरंधर की कहानी शुरुआत है यहाँ से। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वे वास्तविक संख्या कहलाती है। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे क्या कहलाती है बताइए, वास्तविक संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब रही बात वास्तविक संख्या की, तो अभी आप पीछे जाके देखिएगा, वास्तविक संख्या से उत्पत्ति किसकी हुई, परिमेय की और अपरिमेय की। इनकी दो संतान कौन कौन बताइए, परिमेय और अपरिमेय। तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, ये बताइए कि अगर वास्तविक संख्या में यही दोनों आ रहे हैं तो इन दोनों को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, यानी परिमेय को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं और अपरिमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ये किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, तो वो परिमेय भी हैं और अपरिमेय हैं। तो जैसे ध्यान दीजिए, ये संख्या रेखा, क्या बताइए, ये संख्या रेखा है, बीच में जीरो है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, उसका से ध्यान दीजिएगा, ये -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे देखिए इधर भी डॉट डॉट डॉट, अनंत में माइनस तक। ठीक है, तो हम चलते हैं कि किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। चलिए उनको पहले समझाते चलते हैं कि किन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो जैसे में हम सामने रख रहे हैं कुछ वैल्यू, अभी वहां पर हम संख्या रेखा पर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या से उत्पत्ति किसकी हुई है। आपने किताबों में परिभाषा भी पढ़ा होगा कि परिमेय संख्याओं और
अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। आपने क्या पढ़ा है, आपने किताब में पढ़ा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो रही बात परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कोई भी अगर धनात्मक पूर्णांक है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो क्या हो गया बताइए, परिमेय होगा। क्यों, उसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होता है। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, 10 को 10/1 लिख सकते हैं, तो परिमेय हुआ, ठीक ना। 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं, ठीक। उसका कोई माइनस वाली संख्या, -10 हो गया, -4 हो गया, ठीक ना। इसके भी नीचे हम क्या लगा सकते हैं, -10/1, तो अंश के रूप में -10, हर के रूप में 1, तो लिख सकते हैं इनको p बाई क्यू के रूप में, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि √3 अगर, तो √3 अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। जो भी संख्या रूट में होती है अपरिमेय, तीन रूट वाली संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक। फिर ध्यान दीजिएगा कि जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो कौन है बताइए, 2.5 जो है इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं, तो ये भी p बाई क्यू के रूप में है, ये परिमेय हो गया। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, परिमेय अपरिमेय हम अलग से भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल में वास्तविक और काल्पनिक समझा रहे हैं, तो परिमेय और अपरिमेय को बस एग्जाम्पल के तौर पे लेके आ रहे हैं। परिमेय की परिभाषा, अपरिमेय की परिभाषा, उनसे संबंधित क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इनको देखते चलिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने धन पूर्णांक होंगे वो परिमेय हो गए, शून्य भी परिमेय है, माइनस वाली पूर्णांक जो संख्या है वो भी परिमेय है, लेकिन रूट में जो संख्याएं आती हैं वो क्या होती है, अपरिमेय होती है, ठीक है। 2.5 इसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये आपका परिमेय हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, आगे बताते हैं, जिनके ऊपर बार लगा होता है, जिनके ऊपर क्या होता है, 3 3 3 डॉट 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 आ रहा है, ये भी परिमेय होता है, ठीक है। उसका से ध्यान दीजिएगा कि अभी 1.47328 ये जो संख्या अनंत तक आती है ये अपरिमेय होती है। ये क्या होती है, अपरिमेय। अगर ये बताइए पाई की बात करें, पाई भी अपरिमेय है, यानी कोई भी सिंबल किस में आ जाएगा, अपरिमेय। तो आप सोच रहे होंगे क्या इन सबको हम दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर, तो चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इन सबको प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, देखिए, ये बताइए 3 को हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं, नहीं 3 है यहाँ पे, ठीक है। 10 को दिखा सकते हैं, आगे बढ़ेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 10 मिलेगा ही, जीरो संख्या रेखा पर मिल ही रहा है। माइनस वाली संख्या, -10 -4, इधर जाएंगे तो मिलेगा, देखिए -4 है, आगे जाएंगे तो -10 मिलेगा। √3 की बात करते हैं, तो √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर होता है 1.732। ये बताइए 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, इसको 1 और 2 के बीच में दिखा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह √5 जो है 2.23 है, तो ये बताइए √5 की अगर बात करें तो वो 2.23 है, किसके बीच में दिखा सकते हैं, 2 और 3 के बीच में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम दिखा सकते हैं। अब ध्यान दीजिए 2.5 ढाई किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, एकदम बीचों बीच में आएगा, दिखा सकते हैं। 0.333 ध्यान दीजिएगा, 0.333 ये किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक। उसका से 1.73283 ये 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 1 और 2 के बीच में आएगा। पाई की बात करें, पाई का वैल्यू क्या होता है बताइए, 3.14 के करीब होता है, तो ये बताइए ये किसके करीब आ जाएगा, 3.14, 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। और ई की बात करें तो 2.7282 के करीब होता है, ठीक ना। तो कहने का मतलब वो भी 2 और 3 के बीच में आएगा। तो कहने का मतलब देख लीजिए इन सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, इन सारी की सारी संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। और आपका परिभाषा ही है कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इन सारी की सारी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ये संख्या क्या हो गई बताइए, वास्तविक संख्या हो गई। और हमारे सिलेबस में क्या है, वास्तविक संख्या ही है। क्लियर है, हमारे सिलेबस में क्या है बताइए, वास्तविक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा काल्पनिक संख्या की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन जुड़ा है, अभी विकास कुमार मौर्य जी जुड़े हैं, हाय कैसे हैं विकास जी, ठीक है। आज से मैं आपको बता दूं कि थ्योरी क्लास शुरू हुआ है, ठीक है, और आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी
और आपको एक भी समझ लीजिए टॉपिक मिस नहीं करना है। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद से अगले ही दिन मैं क्या करूंगा, इस पे पेपर कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही चलेगा, टॉपिक पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, टॉपिक कराएंगे, प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और समझिए यही प्रोसेस ऐसा होगा जिससे आपका एग्जाम में आप सफल होंगे, और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस सेट तो बस स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन जानकारी ही नहीं है तो स्पीड कहाँ से बढ़ाएंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है पहले जानकारी होना, ठीक है। तो सारी चीजों को आप पढ़िए, आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, तब सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ध्यान देते हैं, वास्तविक संख्या क्लियर है आपको। अब ध्यान दीजिए काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या क्या होता है बताइए। काल्पनिक संख्या को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो परिभाषा के रूप में अगर बोला जाए तो जिन संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती है, काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो आपको मैं बता दूं कि इस जानकारी को भी आप क्या करेंगे, इस जानकारी को भी समेटे रहेंगे, क्योंकि जब आपका ट्रू फॉल्स करके क्वेश्चन बनता है ना, तो वहां पे ये सारी जानकारी आ जाती है। तो आपको बता दें ट्रू फॉल्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो सवाल ये आएगा कि आखिर वो संख्या कौन सी हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे में कि जिन संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा कि जो संख्या रूट में है और अंदर कौन सा चिन्ह है, यानी जो संख्या स्क्वायर रूट में है, अंदर माइनस चिन्ह वाली संख्या है ना, तो वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या। तो कड़ी में -3, कड़ी में -7, कड़ी में -5, तो ये किस तरह की संख्याओं की पहचान है बताइए। ये काल्पनिक संख्याओं की पहचान है। किसकी पहचान है बताइए, काल्पनिक संख्याओं की। अब ध्यान दीजिएगा क्या होता है, देखिए यहाँ पे रूट में जो -1 होता है ना, उसको हम किससे शो करते हैं बताइए, आई से। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो बस ये जानकारी के लिए आपको हमने बताया था ना कि काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए ये चीज आपसे पूछ सकता है कि बताइए आई इक्वल टू क्या होता है। तो आई इक्वल टू होता है रूट में -1, ठीक है। और उसी तरह अगर आई स्क्वायर कर दे क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट में -1 है इसका भी स्क्वायर होगा, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, क्या होगा बताइए, -1, ठीक है। तो ये जो दो चीजें बस आप ध्यान दीजिएगा। क्या दो चीजें ध्यान देनी है कि रूट में -1 को क्या बोलते हैं, तो आई बोलते हैं, ठीक है। और आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, ठीक है। बस इन दोनों चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, किसे कहते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो इन पे हम चल रहे हैं एक बार क्वेश्चन बनाने। जैसे क्वेश्चन आ जाता है मालूम क्या, कि निम्न में से कौन सा असत्य है, चाहे कौन सा सत्य है, ठीक ना। तो बस आपको छोटा सा हम क्वेश्चन इस पे कराते चलेंगे, छोटा छोटा, सारी चीजें आप समझते चलिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं पूछ दिया कि, पूछ दिया कि निम्न में से कौन सा सत्य है, हमको सत्य ढूंढना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा लंबा हमने नहीं लिखा है, बस आपको सत्य ढूंढना है। दी गई जो लाइनें हैं उसमें से ढूंढना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। तो चलिए सत्य हमको ढूंढना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि काल्पनिक संख्याओं को, अभी हमने जो पढ़ा है क्वेश्चन उसी से बना है, काल्पनिक संख्याओं को, और यही एक तरीका है पढ़ा के और इसी पे क्वेश्चन करा लिया जाए, तो वो चीजें दिमाग में जितनी तेजी से बैठती है ना, उस तरह कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक। दूसरा देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या के
काल्पनिक संख्या कहते हैं। अगला चलिए लिखते हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 क्या है बताइए? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इन चारों में से ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से हमको आंसर बताना है कि कौन सा सत्य होगा। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ाया उसी से रिलेटेड क्या पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो बताना यहाँ पर यह है कि √3 एक परिमेय संख्या है। काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझिए, 4 ऑप्शन हैं और इन चारों ऑप्शन से आपको जानकारी होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बताइए इन चारों में से कौन सा आंसर जो होगा वो सत्य होगा। चलिए बताइए। तो किसने बताया? शुभम पांडे जी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। इन्होंने बताया ऑप्शन नंबर सी। क्या बताया? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए ध्यान देते हैं। अब देखिए, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो चारों चीजों को पहले आप समझिए, तब कभी भी टिक लगाया करिए। चारों चीजों को समझने के बाद चारों ऑप्शन को पहले पढ़ के समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहा है, इनको पहले समझ लिया करिए। ठीक है, तो शुभम पांडे जी ने सी आंसर दिया है। ठीक है, हाँ सी सत्य है। अच्छा, दोबारा लिखा आपने ना, सी सत्य है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि काल्पनिक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ये गलत है। ठीक ना, संख्या रेखा पर हम किसको प्रदर्शित करते हैं? काल्पनिक को नहीं करते हैं। किसको करते हैं? वास्तविक संख्याओं करते हैं। तो ये गलत हो गया है ना, ये असत्य होगा। हमको तो सत्य वाला लगाना है। बी ऑप्शन देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो ये भी गलत है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि परिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के इस पूरे समूह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पर बोल दिया काल्पनिक संख्या कहते हैं, जो कि गलत है। इनके समूह को क्या कहा जाता है बताइए? वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले इसको बताया था, सी वाला क्या बताया था कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। और वही दिया है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1। हमारा आंसर कौन सा सही है बताइए? सी वाला। ठीक है, उसका से डी है, √3 एक परिमेय संख्या है। क्या बताइए? √3 एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले थोड़ा बताइए कि √3 परिमेय संख्या की अपरिमेय है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कि रूट से बाहर ना रहे, रूट के अंदर फंस के रहे, तो क्या होता है? परिमेय नहीं होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक है ना। लेकिन अभी कोई संख्या, जैसे मान लो √4 है, तो 4 रूट के अंदर फंसेगा नहीं, वो तो बाहर आ जाएगा। तो 4 किसका वर्ग होता है बताइए? 2 का। देखिए दोनों फर्क देख लीजिए क्या है। √3 रूट से बाहर नहीं आएगा तो क्या है? अपरिमेय। यानी कोई संख्या अगर रूट से बाहर ना है, इसको लेके कई लोग के मन में कंफ्यूजन रहता है, आज हम क्लियर कर देते हैं। जो संख्या रूट से बाहर ना है वो अपरिमेय हो गया, लेकिन जो संख्या रूट से बाहर आ जाए वो क्या होता है? परिमेय होता है। इसका मतलब क्या हुआ? √4 क्या है बताइए? परिमेय संख्या है। क्या है बताइए? परिमेय संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो ये भी गलत हो गया है ना, √3 एक परिमेय संख्या बोला है, जो कि गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? √3 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताइए? हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बताइए? सी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। काल्पनिक और वास्तविक आप सभी लोग समझ गए, किसको वास्तविक संख्या कहते हैं, किसको काल्पनिक संख्या। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। किसे कहते हैं परिमेय संख्या? अगर परिमेय संख्या की बात करें, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोला जाता है। परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम विधिवत, देखिए अभी थोड़ी देर पहले परिमेय अपरिमेय के बारे में संक्षिप्त हमने बताया था, लेकिन यहाँ पर चलिए विधिवत हम आपको बताते हैं। अभी हमने बोला भी था
कि घबराइए मत, परिमेय अपरिमेय शुरुआत में सिमट के नहीं रह जाएगा, वास्तविक में ही नहीं समझाएंगे, इनको हम अलग से समझाएंगे। तो चलिए अलग से समझाने चल रहे हैं, ठीक है। तो जिन संख्याओं को ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को P बाई क्यू के रूप में, किस रूप में, P बाई क्यू के रूप में। P बाई क्यू का मतलब क्या है बताइए। P बाई क्यू का मतलब ये है कि अंश और हर के रूप में, है ना, यहाँ हम बगल में लिख देते हैं, P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। उन्हें क्या कहते हैं, और लिखा जा सकता है, इसी और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे आगे, यहाँ पे एक शर्त भी है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या कहलाती है बताइए, परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या कहलाती हैं, वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक है, P और Q दोनों ही क्या है बताइए, पूर्णांक, दोनों ही क्या है बताइए, पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, पूरा विधिवत सारी चीजों को बताया गया है। तो जिन संख्याओं को P बाय क्यू कई लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए P बाय क्यू के लिए हम बगल में क्या लिख दिए हैं, P मतलब अंश और Q मतलब हर, यानी जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, सीधे वो सिर्फ कहते हैं, यानी जहां Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी P बाय क्यू के रूप में लिख सके, और जहां पर Q क्या हो, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, जीरो के अलावा कुछ भी हो चलेगा, जीरो नहीं होना चाहिए, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक है। P और Q क्या है, दोनों ही पूर्णांक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, सबसे पहले कैसे क्या देखना है, यहाँ पे देखें, जैसे में देख लीजिए, तो जैसे में ध्यान दीजिएगा, कोई भी धन पूर्णांक संख्या है, जैसे मान लीजिए 17 है, ठीक है, 100 है, ठीक, मान लीजिए कि ये धन पूर्णांक हो गया। शून्य की बात करते हैं, ये शून्य पूर्णांक हो गया। कोई भी माइनस वाली संख्या है, -37, ठीक है, माइनस हो गया 36, ठीक। तो आप खुद देख लीजिए, इनको P बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में लिख सकते हैं, P बाई क्यू के रूप में। कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नीचे एक बढ़ा के, तो 17 है, 17 को हम 17/1 लिख सकते हैं, P के रूप में 17, Q के रूप में 1, यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। 100 को भी हम लिख सकते हैं अंश और हर के रूप में, कैसे, 100/1। 0 को भी लिख सकते हैं 0/1, ठीक है। -37 को क्या ले सकते हैं बताइए, -37/1, ठीक है। उसी तरह -36 को क्या ले सकते हैं बताइए, -36/1, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि जिनको भी देखिए, 17 को भी P बाई क्यू अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, धन वाली संख्या यानी कोई भी धन संख्या हो, धन पूर्णांक संख्या हो, उसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। शून्य को लिख ही सकते हैं, माइनस वाली संख्याओं को भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 17 भी परिमेय संख्या है, 100 भी है, शून्य भी है, माइनस वाली कोई भी संख्या वो क्या है, परिमेय संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए दे दिया आपका 0.35, क्या दे दिया, 0.35, तो 0.35 को भी हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए, अगर 0.35 है तो दशमलव नीचे जाएगा तो 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो क्या हो जाएगा बताइए, 2 जीरो, यानी ये बन गया 35/100। काट भी सकते हैं लेकिन काटिए मत, बस हमको P बाई क्यू समझना है, क्योंकि 0.35 को हम 35/100 यानी अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.35 भी परिमेय होगा। क्यों, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि जिसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो क्या हुआ, परिमेय हुआ। तो सिर्फ ध्यान दीजिएगा, 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो जहां पर 3 बार बार आ रहा है अनंत तक, तो वहां पर हम 0.3 पे बार बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने अंक पे बार है, एक ही अंक पे बार है ना, तो अगर एक अंक पे बार है तो 1 9 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया बताइए, 3/9। इसको भी हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, कंफर्म है। उसी तरह देखिए, कड़ी में 25, तो कड़ी में 25, देखिए 25 कड़ी के अंदर फंसेगा नहीं, वो कड़ी से बाहर आ जाएगा, ठीक है।
तो उसको अगर कड़ी से बाहर आ जाएगा तो 5 होगा। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। उसको भी हम 5/1 लिख सकते हैं। तो देखिए यानी कड़ी में 25 भी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, क्लियर है सभी को? तो उसी तरह ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो ही गया। तो अब आपके सामने सारी चीजें क्लियर है, तो किसको किसको हम लिख सकते हैं? हाँ, अब एक चीज थोड़ा बच गया है कि जो पहले ही से बटे में हो, जैसे मान लें 3/4 है, ठीक है, उसके बाद से 8 बटे कितना है? 15 है। माइनस में जो बटे वाली संख्या है, -17 में बटे क्या है? 100 है। ठीक है, उसके बाद से -31 बटे मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 37 मान लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये संख्या तो पहले से p/q के रूप में है। देखिए p के रूप में 3, q के रूप में 4, p के रूप में 8, q के रूप में 15, p के रूप में -17, q के रूप में 100। अब p/q के रूप में ये भी है। तो जिनको भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या सभी लोग को क्लियर है? सभी लोग बताएं कि समझ में आ गया? किसको बोल सकते हैं परिमेय संख्या? जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा हम पूछते हैं, जो कंफ्यूजन अगर आपको है तो चलिए पूछ लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, क्या 3/0, बताइए आप लोग, क्या 3/0 परिमेय है? क्या 3/0 जो है वो परिमेय संख्या है? सभी लोग बताएं, क्या 3/0 जो है वो परिमेय संख्या है? कितने लोग बताना चाहेंगे? 3/0। चलिए पांडे जी, और कोई तो नहीं फिलहाल, लेकिन आप तो मौजूद हैं, आप बताइए। अब विकास कुमार मौर्य जी लग रहा हाय करके चले गए हैं, ठीक है ना? तो कई लोग आते हैं, हाय करते हैं, बाय करके चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आप सभी लोग बताएं, क्या 3/0 बताइएगा, क्या 3/0 परिमेय है कि अपरिमेय? 3/0 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है? चलिए बताइए क्या होगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। हाँ पांडे जी, क्लियर है ना? तो क्लियर है तो इसको बताइए, 3/0 क्या परिमेय है कि अपरिमेय है? इसको बताइएगा, 3/0। चलिए, तो नहीं बता रहे, कोई बात नहीं। देखिए परिमेय तो हो ही नहीं सकता। परिमेय में पहले ही कंडीशन रख दिया है, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्यू का मान 0 हो गया, तो अगर क्यू का मान 0 हो गया तो परिमेय तो कतई नहीं हो सकता। परिमेय कतई नहीं हो सकता। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं परिमेय नहीं हो रहा है तो क्या होगा? अपरिमेय होगा, जो कि गलत है। ठीक है ना? अगर 3/0 परिमेय नहीं है तो अपरिमेय भी नहीं है। जानते हैं क्या है? आपको बता देते हैं, ये जो है अपरिभाषित है। क्या बताइए? ये जो है अपरिभाषित है। समझ में आ गया? इसको बोलेंगे अपरिभाषित। ठीक है, तो यानी कि 3/0 की अगर बात करें तो देखिए कभी भी अगर 0 नीचे आ जाए तो पहली बात ये बताइए, 0 का पहाड़ा कहाँ होता है कि 0 को पहाड़ा पढ़ के आप 3 ला सके? कभी जीवन में संभव है कि 0 के पहाड़े में 3 आ जाए? अब पहली बात तो 0 का पहाड़ा होता ही नहीं है। तो जब संभव ही नहीं है तो उसको हम परिभाषित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। और जो चीज अपरिभाषित है वो किस बात का परिमेय और किस बात का अपरिमेय है ना? ना तो वो परिमेय होगा ना तो अपरिमेय होगा। कारण क्या है भाई? अपरिभाषित का मतलब जिसको हम परिभाषा दे ही ना सके, जिसको हम बता ही ना सके, और जिसके बारे में हम समझ ही नहीं पाएंगे। नहीं, लोग कहते हैं अरे वो आदमी है, उसके बारे में हम समझ ही नहीं पाए किस तरह का आदमी है। तो जिस आदमी को आप समझ ही नहीं पाए उसके बारे में बताएंगे क्या? आप खुद देख रहे हैं भाई किस तरह का आदमी है। ठीक है, तो कहने में जब किस तरह का आदमी है उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो जब समझ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या बता पाएंगे उसके बारे में? आपको तो पहले नॉलेज नहीं है किस तरह का आदमी है। ठीक है, जब जानेंगे किस तरह का आदमी है तब ना बताएंगे परिमेय है कि अपरिमेय है। तो वही चीज है। तो अगर नीचे 0 आ जाए इसका मतलब क्या है? हाँ, 3/0 को परिभाषित नहीं किया जा सकता। शुभम जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। एक आप ही हैं कि समझ लीजिए कि नाम रोशन किए हुए हैं, नहीं तो बाकी लोग आते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, फिर चले जाते हैं। ठीक है, तो आपका पाठ कंप्लीट हो गया कि नहीं पांडे जी? हम तो कल पाठ कंप्लीट कर लिए 7 दिनों में, दुर्गा सप्तती वाला। ठीक है, नवरात्रि चल रही है। आपका पाठ कंप्लीट हुआ? आप बता रहे थे कि हम दुर्गा सप्तती का पाठ करते हैं। ठीक है, तो आज तो कई लोग व्रत भी होंगे, अष्टमी। ठीक है, तो हमने देखिए 7 दिनों में माना था, व्रत तो हमारा कंप्लीट हो गया। आप अपना बताइए, आपने कंप्लीट किया? चलिए, कल से तो जान ही रहे हैं। अब एक दिन और है भाई, हम भी 9 दिन का व्रत है, थोड़ा सा इसीलिए देख रहे हैं दाढ़ी उड़ी बढ़ा हुआ है। ठीक है, सारा आपके सामने प्रमाण है। ठीक,
तो 9 दिन का व्रत है, थोड़ा सा बोलने में भी समस्या हो रही है, लेकिन इधर लगातार क्लासेस में बोलना बहुत ज्यादा है। तो समझिए माता रानी की ताकत है कि जो चल रहा है। चलिए अब बाकी आप लोग को देखकर, बाकी जो भी ताकत आ रही है आप लोग को देख के आ रही है, इसीलिए आप सभी लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग जुड़ेंगे ना, क्या गजब का मजा आना, जान लीजिए, ठीक है ना। आप देखते हैं ना कि आपके घर जब कुछ मेहमान आते हैं ना, कितना हंसी मजाक, ठीक ना, सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह आप सभी लोग वीडियो को, हाँ चलिए पांडे जी ने बताया हो गया पाठ। चलिए दुर्गा रानी, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, ठीक है। तो परिमेय संख्या समझ गए आप लोग। अब आ जाते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, ठीक ना। इनके बारे में ध्यान दीजिएगा, इनके बारे में और भी चीजें पढ़ानी है, परिमेय अपरिमेय के। अभी परिमेय खत्म नहीं हुआ है, अभी बस हम परिभाषा बता रहे हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परिमेय अपरिमेय पे, ठीक है ना। तो सारी चीजें कराएंगे, ध्यान दीजिएगा कि जिन संख्याओं को, ध्यान दीजिएगा, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कर सकते, नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती है बताइए, अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या की बात करें, जिन संख्याओं को पी बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अरे बाप रे, रोज 13 अध्याय करते हैं तो भाई हम आपका टक्कर नहीं दे पाएंगे पांडे जी, ठीक ना। हमको समय नहीं मिलता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर पाए, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं को 7 दिनों में बांट दिया है, ठीक ना। कभी कभी 2 अध्याय, कभी 1 अध्याय, किसी दिन 4 अध्याय, ऐसे करके जो आपने देखा होगा किताब में वैसे करते हैं। मानना पड़ेगा, सल्यूट है आपको, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, नवरात्रि में, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। माता रानी आपकी सारी मनोरथ पूरा करेंगे, ठीक ना, जब इतना आप समर्पण उनके प्रति हैं। और दूसरा ऐसा है, आपको बता दें, कई लोग सोचते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, परीक्षा के दिन चंदन टीका लगा के जाएंगे भगवान पास कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बता दूं, अच्छी बात पांडे जी की है कि रेगुलर पढ़ाई भी करते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, पूजा पाठ में बना, ईश्वर भी कहते हैं कि मैं उन्हीं का मदद करूंगा, ठीक है ना, कि जो अपना कर्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वह बोलेंगे कि भाई ईश्वर मिले कहाँ से हमको, ठीक है। तो सबसे सीधे सीधे देखिए, गीता में ऐसा उपदेश है, ठीक है ना, कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए, ठीक है। तो सारी चीजें हैं, तो ज्यादा आध्यात्मिक हो गए, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो जिन संख्याओं को पी बाई के रूप में नहीं लिख सकते अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो जैसे में ध्यान दीजिएगा, जैसे किस किस तरह की संख्या, ध्यान दीजिए, जैसे आपका हो गया √7, तो ये बताइए 7 किसी का स्क्वायर है नहीं कि बाहर निकलेगा, और जब बाहर ही नहीं निकलेगा तो पी बाई क्यू बना नहीं सकते। अब कई लोग महानुभाव लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको लगता है जबरदस्ती ऐसे बनाने, कड़ी में 7/1, कड़ी में 7/1 बनाने से संख्या कड़ी से बाहर थोड़े निकल जाएगी, परिमेय हो जाएगा, ठीक ना। तो जबरदस्ती इसको बना देते हैं पी के रूप में, कड़ी में 7 और क्यू के रूप में हो गया 1। सर जी ये तो क्या है, परिमेय संख्या है। गलत है भैया, ये पूरी तरह गलत है। किसी के नीचे 1 लगा देने से क्या हो जाएगा, ये 7 रूट से बाहर आ जाएगा क्या, नहीं आएगा ना, ठीक है। 1 लगाने से नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है बताइए, जो भी संख्या रूट से बाहर न आए उनको हम पी बाई क्यू नहीं बना सकते, ठीक है। तो √7 हो गया, ठीक है। उसके से ध्यान दीजिएगा, √11 हो गया, उसके से बताइए √5 हो गया, ये सारी संख्या हो गई, ठीक। उसके से एक और मजेदार चीज बताते हैं, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये चीज जब आ जाता है तो कई लोग नहीं कर पाते। देखिए 2 परिमेय है और ये जो है √3 क्या है, अपरिमेय है। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 परिमेय संख्या है और √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ रिजल्ट क्या मिलेगा ये बताना है, बताइए यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा। ध्यान दीजिए, 2 परिमेय है और √3 क्या है, अपरिमेय है। अब कई लोग अरे बाप रे, यहाँ तो दोनों का दोनों है, बताएं तो प्लीज।
ठीक है, तो क्या बताएंगे, बताइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आंसर होगा। ये आपका परिमेय संख्या, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, और दोनों इस तरह के विरोधी लोग अगर जुड़ जाएं तो भाई तबाही मचेगी वहां पे कि कोई रिजल्ट निकलेगा। क्या आंसर आएगा बताइए, क्या आंसर आएगा यहाँ पे बताइए। ठीक, तो आपकी सुविधा के लिए मैं एक नोट्स यहाँ लिख देता हूँ, भविष्य में आपको कंफ्यूजन ना हो, ध्यान दीजिएगा। देखिए, किसी भी अपरिमेय संख्या में, कौन सी संख्या में, अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पूरी तरह डिफाइन किस तरह की संख्या है, जो रूट के अंदर हो बाहर ना आए। ठीक है, जो रूट के अंदर हो और रूट से बाहर ना आए। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दें, भाग कर दें, जोड़ दें या घटा दें, तो परिणाम स्वरूप अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो समझिएगा, जैसे मान लीजिए √7 डिफाइन हो गया, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, इसमें कोई भी संख्या जोड़ दो। ठीक है, अगली रूट वाली संख्या 11 ले लेते हैं, इसमें से कोई भी संख्या घटा दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए √17 हमने ले लिया, इसमें किसी भी संख्या से गुणा कर दिया, ध्यान या गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। ठीक है, अगला हमने रूट वाली संख्या 19 ले लिया, 19 बाहर आएगा नहीं रूट से, हमने इसमें किसी से भाग दे दिया। तो वही चीज हमने लिखवाया था, किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी से गुणा कर दो, देखिए यहाँ पे 3 से गुणा कर दिए, किसी से भाग कर दे, देखिए 2 से भाग दे दिया, किसी को जोड़ दे, यहाँ 2 जोड़ दिया अपरिमेय में, अच्छा किसी को घटा दिया जाए, तो परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो देखिए, ये अच्छी तरह समझ गए होंगे ना, हमने नोट्स में लिखवा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ तक कि देखिए यहाँ पे √7 + 3/2, कई लोग लगते हैं इसको भी p बाई क्यू बनाने, क्या लगते हैं बताइए, p बाई क्यू बनाने। तो यहाँ पे हम आपको अच्छी तरह बता दें, यहाँ पर आप फोकस बस करिए, किसको करिएगा, अगर कहीं रूट वाली संख्या दिख रही है और लग रहा है कि रूट से बाहर नहीं आएगा, तो उसके साथ कुछ भी जुड़ा हो, किसी से भाग हो रहा हो और लग रहा कि रूट से बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है बताइए, अपरिमेय है। क्या बताइए, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी रूट वाली संख्या में कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है, कुछ भी जुड़ा हो, किसी से भाग दे रहा हो और लग रहा है कि संख्या रूट से बाहर आ जाएगी, तो क्या होता है बताइए, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे ध्यान दीजिएगा, 9 रूट से बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 धन 6 बटे कितना हुआ 3, 3 धन 6 कितना हुआ 9, 9 बटे 3, देखिए p बाई क्यू बन गया कि नहीं बन गया, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। ठीक, तो हमको देखिए फोकस में क्या रखना है, हमको हमेशा फोकस में रखना है कि कुछ भी जुड़ा हो, रूट वाली संख्या के साथ कुछ भी जुड़ा हो, कुछ भी घटाया जा रहा हो, किसी से भाग दे रहे हैं, कुछ भी हो रहा हो, हमको बस रूट को फोकस करना। हमारे एकमात्र लक्ष्य कौन है बताइए, रूट है, रूट के साथ क्या जुड़ रहा है, किससे भाग हो रहा है, उसको देखना नहीं है, बस हमको देखना है रूट वाली संख्या रूट से बाहर नहीं आ रही है तो अपरिमेय है, क्या जुड़ा है, किससे भाग हो रहा है, उधर देखने की जरूरत है, हमको बस लक्ष्य देखना है। ठीक है, उसी तरह ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी देखिए, अगर रूट वाली संख्या रूट से अगर बाहर आ जा रही है, ठीक है ना, तो उसमें क्या जुड़ा है, किससे भाग हो उससे मतलब नहीं, बस ध्यान दीजिए, अगर रूट से बाहर आ गया तो परिमेय है, और अगर रूट से बाहर नहीं आ रहा है और परिमेय है, उसमें क्या जुड़ा है, क्या घटा रहा है, किससे भाग दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही तक रहने देते हैं, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न कल हम कराएंगे जो अब तक पढ़ाए हैं, और इसी तरह कल का टॉपिक पढ़ाना है। देखिए, तो इसी तरह आपका चलेगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है,
अब उसमें जैसे रहता था पूरा मिक्स रहता था, मिक्स करते थे, तो बीच बीच में ऐसा नहीं है, पूरा ओवरऑल भी प्रैक्टिस सेट रखेंगे क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो वो भी रखा जाएगा, लेकिन टॉपिक को क्लियर करते चला जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा। तो आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा चलिए बताइए। हाँ लेकिन अभी फिलहाल में देख लीजिए, कुछ चीजें यहाँ बच गई हैं, बता देते हैं। कोई भी सिंबल वाली संख्या, कोई भी सिंबल वाली जो संख्या है वो भी परिमेय होता है, सॉरी अपरिमेय होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही चीज लागू लागू होता है कि किसी भी सिंबल वाली संख्या में आप किसी से गुणा करिए, ठीक है ना, किसी से भाग करिए, ठीक है ना, कुछ भी उसमें से घटा दीजिए तो भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो रूट वाले में रूट को लक्ष्य बनाते थे, सिंबल वाले में सिंबल को लक्ष्य बनाएंगे। और कहीं भी आपका एक भी सिंबल दिख रहा है या दो भी सिंबल दिख रहा है तो वो क्या होता है बताइए, अपरिमेय होता है। एक चीज और बच गया, ध्यान दीजिएगा, दशमलव बाद कोई अंक हो और सभी अंक अलग अलग हो, रिपीट ना होता हो और डॉट 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 तक अगर जा रहे हैं तो ये भी क्या होता है बताइए, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो शुभम जी समझ गया होंगे। अच्छा, यू आर मोस्ट वेलकम पांडे जी, ठीक है ना। तो सारी चीजें क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सारी चीज समझ में आ गई होंगी। आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा, ठीक है। और ये जो आज का हमने पढ़ाया है इसको आप खूब बढ़िया से रिपीट करके आइएगा, और कल का जब हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो उसमें इनमें से हम क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। तो ये जब आप पढ़े रहेंगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। तो पांडे जी यू आर मोस्ट वेलकम, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।